नमस्कार। आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की मीटिंग के अंदर आज। और इससे पहले कि हम मीटिंग को स्टार्ट करें, हम यूनिवर्सल प्रेयर को इन्वोक करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden life, vibrant in every atom. ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, O hidden light shining in every creature. ओ हिडन लव embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee Each who feels himself as one with thee, know he is was also one with one with every other. know he is also one with every other. me, other or one with every other. Every other. So brothers, again आप दोबारा आप सबका स्वागत है। शंकर लॉज की आज की मीटिंग जो होगी वो हम स्वागत करते हैं ब्रदर श्याम सिंह गौतम जी का, जो कि फिर दोबारा उन्होंने एग्री करा कि हमारे यहाँ पे आके वो एक लेक्चर लें। ब्रदर श्याम सिंह गौतम नेशनल लेक्चरर हैं इंडियन सोसाइटी के, इंडियन थियोसॉफिकल सोसाइटी के इंडियन सेक्शन के, और उन्होंने ज्वाइन करा था थियोसॉफिकल सोसाइटी को 1975 में, 1975 में। उसके बाद में वो काफ़ी लॉजेस के मेंबर रहे, जैसे कि ब्लेवस्की लॉज मुंबई में, अडियार लॉज चेन्नई के अंदर, और अभी आजकल प्रेसिडेंट हैं चौहान लॉज कानपुर के, और वहीं पे ये रहते हैं। 2010 में ये रिटायर हुए थे सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है। आज ब्रदर गौतम हमारे को जो टॉपिक इन्होंने लिया है हमें बताएंगे एचपीवी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं 8 मई को वाइट लोटस डे है, तो लाइफ एंड वर्क ऑफ एचपीवी पे ब्रदर गौतम बोलेंगे। और मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर गौतम को कि वो अपना लेक्चर। Thank you, Dr. Gupta. सबसे पहले तो मैं शंकर लाज के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आप लोगों के साथ वार्ता करने का मुझे एक अवसर दिया, और ये अवसर विशेष रूप से उचित है जहाँ पे एक दिन पहले कल बुद्ध पूर्णिमा थी और 2 दिन बाद में वाइट लोटस डे है, और इसलिए मैं आप लोगों के सामने एसपीबी की लाइफ को ड्रा करूंगा, राइट फ्रॉम बर्थ टू दी डेथ। ये हमारा जो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में है, इसको आप देख रहे होंगे, और ये हिंदी में है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे किसी भी स्टेज पे बीच में ही आप पूछ लीजिएगा, एंड आई विल बी प्लीज टू क्लैरिफाई द प्रॉब्लम्स। एचपीवी का जन्म जो है वो नीप्रो नाम की जगह है यूक्रेन में, जहाँ पे 12 अगस्त 1831 को हुआ था। ये एक लेखक थी, थियोसॉफिस्ट थी, और एक बहुत टूरिस्ट थे, ट्रैवल बहुत करते थे। 1875 में इन्होंने एच.एस. ऑलकॉट, विलियम क्वान जज और कुछ अन्य टीएस की अन्य लोगों के साथ में मिलकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्य स्रोत है इनकी जो एचपीवी की टीचिंग्स हैं, और उनके अनेक लेख और अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और मुख्य पुस्तकों के नाम हैं उनके आइसिस अनवील्ड, सीक्रेट डॉक्ट्रिन, की टू थियोसॉफी, वॉइस ऑफ द साइलेंस। उनकी मृत्यु लंदन में 8 मई 1891 में हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईस्ट से वेस्ट को जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल प्रज्ञान है भारत का,
उसको पश्चिम ले जाना, और यही नहीं, पश्चिम का जो पूर्व प्रज्ञान है प्राचीन, उसको आधुनिक युग में वापस लाना, ये काम पहली बार एसपीबी ने प्रारंभ किया है। ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है एसपीबी के बारे में। उनका जो बचपन है वो का नाम था हेलेना, इनका नाम था वैसे हेलेना पेट्रोना वॉन हार्न। वॉन हार्न जो परिवार था उसमें पैदा हुई थी, और इनके फादर का नाम था कर्नल पीटर अलेक्सिएविच वॉन हार्न, उनकी पुत्री थी। इनकी जो मदर थी उनका नाम था एंड्रेयना येवना हान, और वो एक सामाजिक उपन्यासकार थी। तो इनका जो जन्म कोई स्थान था एकाटेरिनोस्लाव, जो दक्षिणी यूरोप में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर पैदा हुई थी, और शायद 7th मंथ में इनका जन्म हो गया था, इसलिए इनका नाम पड़ गया था सिडमिचका। और रूसी भाषा में सिडमिचका का मतलब होता है जो 7 नंबर से संबंधित हो। इनके और भी पेट नाम थे, इनको लोलिंका और लोयला भी कहते थे। और इनका जन्म का अनुमानित समय था 1:42 AM। अनुमानित इसलिए था कि वास्तव में कोई रिकॉर्ड नहीं था कि किस टाइम पे इनका जन्म हुआ है, किंतु जब हॉरोस्कोप से मिलान किया गया उनकी लाइफ की स्टाइल का, तो ये निकला कि अगर ये 1:42 पर जन्मी होंगी तभी उनके अंदर ये सारे गुण आए होंगे। इस अनुमान से ये अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म 1:42 पे हुआ था। ये वो बिल्डिंग है जहाँ इनका जन्म हुआ था, ये उनका घर था, और इस समय ये एक म्यूजियम है। और ये भी निप्रो पेट्रोवास्क नाम की जगह है यूक्रेन में, वहाँ पे है। ये उनकी मदर के साथ में उनका एक चित्र है। तो आप देखें जब ये यंग थी उस टाइम का चित्र है, और ये जो खड़ी हुई है उनके बगल में वो उनकी मदर है। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था वेरा वेरा पेट्रोरा, और उनका एक भाई था जिसका नाम था लियोनिड। और वे बचपन से ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, और जिसके कारण उनकी माँ जो है बहुत परेशान रहती थी। 10 वर्ष की आयु तक उनको अनेक बार घर बदलना पड़ा, और माँ की मृत्यु 28 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उस टाइम पे हेलेना जो थी वो 11 वर्ष की थी। मरते समय उनकी माँ ने कहा था कि चलो हमें हेलेना का भविष्य नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो चाल ढाल है वो फेमिनिन नहीं है। और पिता की मृत्यु जुलाई 1873 में, जब एचपीबी न्यूयॉर्क में थी, उस टाइम पे हो गई थी। ये बचपन से ही दिव्यदृष्टा थी। कई बार इनके गुरुदेव दिखाई पड़ते थे, और कई बार भूत प्रेत भी दिखाई पड़ते थे। प्राय एक पगड़ीधारी हिंदू का फिगर पड़ता था, और जिसको वो कहा करती थी कि ये मेरे प्रोटेक्टर हैं। वो 2 बार उनके साथ भयंकर एक्सीडेंट हुए थे जिसमें बच गई थी वो। एक बार एक ऊंचाई पे फोटो रखी थी घर में उनके, लगी थी दीवार में, उसको नज़दीक से देखने के चक्कर में उन्होंने पहले एक टेबल लगाई, फिर एक और टेबल लगाई, उसके ऊपर एक चेयर रखी, और उसके ऊपर चढ़ के देखने का प्रयास कर रही थी, तो वहीं से गिर पड़ी। और गिरी तो जमीन पे पड़ी थी, और देखा गया कि उनको जरा सा भी कहीं चोट नहीं आई। और एक बार जब वो 13 वर्ष की थी तो एक घुड़सवारी कर रही थी, और उस घोड़े से वो गिर गई
वो घोड़ा जो है वो थोड़ा बिगड़ गया, और जो जो पैर में फंसाने की रकाब होती है, स्टिरअप, घोड़े की घुड़सवारी में, वो स्टिरअप जो था उनके पैर में फंस गया और घोड़ा भाग रहा था। तो वैसे तो उनको जमीन में रगड़ते हुए चलना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने बताया कि मुझे कोई हाथ था जो पीछे से सहारा दे करके उनको जमीन में गिरने से बचा रहा था, और इसलिए उनको कोई चोट नहीं आई। बाद में जब घोड़ा शांत हो गया तब वहां से निकाल ली गई उनको। उनका विवाह उनकी 16 वर्ष की आयु में हुआ था। निकीफॉर व्लादिमीरोविच ब्लेवेस्की इनके हस्बैंड का नाम था। ये एक इरवान नाम की जगह थी जहाँ के वाइस गवर्नर थे। इनकी आयु लगभग 40 वर्ष थी जिस टाइम पे उनका विवाह हुआ, और ये विवाह 7 जुलाई 1849 को हुआ। और उसी वर्ष अक्टूबर में उनको पति के घर से भाग गई हो। पति का तलाक का प्रयास हुआ, पति ने तलाक का प्रयास किया, किंतु कोर्ट ने उनको तलाक नहीं करने दिया। ऐसा अनुमान है कि जो एनवी ब्लेवेस्की थे, ये इनका 1873 में डेथ हो गई थी। और एचपीबी ने अपनी स्क्रैप बुक में लिखा है, ये एक इंग्लैंड के एक अखबार का कटिंग लगाई है, जिसमें यह खबर है कि हेलेना के साथ ओडिशा में वे साथ साथ अनेक वर्षों तक रहे हैं और अंत में उनका लीगल अलगाव हो गया। किंतु उसी पर एचपीबी का एक नोट है कि ये झूठ है, वे अपने पति के साथ केवल 3 सप्ताह रही हैं, लेकिन लीगल सेपरेशन जो उनका हुआ है उसके बारे में उन्होंने हामी भरी है। ये उनकी फोटो है उनके पति की, निकोफर ब्लेवेस्की की। बीस वर्षों तक उन्होंने पूरे संसार में खूब यात्राएं की। 1884 से 1875 के बीच में वे ज्ञान की खोज में 3 बार पूरे दुनिया का चक्कर लगाया, और इन यात्राओं में संसार के अनेक अकल्टिस्टों से उन्होंने मुलाकात की। और केवल उनके पिता जानते थे कि वे इस समय कहाँ पे हैं, क्योंकि उनको जगह जगह पे पैसे भेजने पड़ते थे। वहां से मैसेज आते थे, तार भेजती थी कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो फादर उनके पैसे भेजते। उनको म्यूजिक की ट्रेनिंग कम उम्र में ही मिली थी। उनकी भाषा रूसी थी, मातृभाषा, और वे इंग्लिश और फ्रेंच अपनी गवर्नर से सीख गई थी, गवर्नर से जो उनकी देखभाल करती थी। तो इस तरह से वो 3 भाषाओं की आता थी, इंग्लिश, फ्रेंच और रूसी। पियानो बजाती थी। उनके संगीत को मास्टर सुनते थे, ऐसा रेफरेंस है। एक पियानो लामेसरी में था, किंतु वह केवल बुक सेल्फ बन के रह गया था। लामेसरी जो है वो उस अभी जो बिल्डिंग जो जो इंग्लैंड में, सॉरी, जो यूएसए में, न्यूयॉर्क में जिस बिल्डिंग में शुरू शुरू में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत की थी, उस मकान का नाम इन्होंने लामेसरी रख दिया था, लामासरी। और ये तिब्बत में उनके लामाओं के साथ में ट्रेनिंग हुई थी, और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने ये लिख दिया था। उनके भाई का कहना है कि 1889 में वे लंदन में एक बार उनके घर आई और उन्होंने बहुत सुंदर पियानो बजाया। और शिमला में मिस्टर ह्यूम के घर में भी एक बार उन्होंने पियानो बजाया था। वे पेंसिल स्केच बनाने में दक्ष थी, और उनके कुछ पेंसिल स्केच हैं जिनकी फोटो हमारे पास है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो यही है जो आप देख रहे हैं, ये किसकी फोटो है इसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं है। एक ये है,
ये है। ये है। 20 वर्ष की आयु में रैम्सगेट नाम की जगह थी जहाँ पे गुरुदेव मास्टर मौर्य से उनकी मुलाकात हुई और 1854 में वे उनसे लंदन में फिर मिली थी। वो लाहौर के एक राजकुमार थे, राजा दुलीप सिंह, उनके साथ आए थे और उनका कोई पॉलिटिकल मामला था जिसको उनके साथ परस्यू करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा था और उनसे हाइड पार्क में कई घंटे तक बातें की। उनका तिब्बत में प्रवास के बारे में जानकारी नहीं है कि वो कहाँ रही। इतना मिलता है कि एक बार वे निचले तिब्बत या लद्दाख लद्दाख में रहीं और एक बार ऊपर के तिब्बत में रहीं, जिसका टोटल दोनों का समय मिला करके 7 वर्ष का था। 7 वर्ष वो तिब्बत में रही। लद्दाख में वे लामाओं के बिहार में रही हैं। 1852 के आसपास नेपाल होकर तिब्बत जाने का प्रयास किया था। रंगित नदी पार कर रही थी तब किसी ने देख लिया और उन्हें रोक लिया। 1855 में कुछ मित्रों के साथ वे तिब्बत जाने का प्रयास कर रही थी और उनके मित्रों को पुलिस ने रोक लिया, किंतु वो किसी तरह से निकल भागी और वो पहुंच गई थी 1868 में। वे भारत से तिब्बत के कुछ भागों में गई और उसी समय मास्टर केएच से पहली बार मुलाकात हुई। नवंबर 1870 को उनकी चाची को मास्टर केएच ने एक पत्र लिखा था कि एचपीवी उनके साथ हैं और कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। 1871 में ग्रीस से मिस्र गई जहां मास्टर हिलेरियन से उनकी मुलाकात हुई और जहाज में विस्फोट हो गया और फिर भी इसी की सहायता से वे अलेक्जेंड्रिया पहुंच गई थी और वहीं पर वे मिस एमा कोलम्ब, जो उनके बाद में उनके घर में सर्विस करती थी, वो उनसे पहली मुलाकात एमा की उनसे वहीं इजिप्ट में हुई थी और उस टाइम पे एमा विवाहित नहीं थी और उनसे एचपीबी ने कुछ आर्थिक सहायता भी ली थी। वहां पर भी मिस्र में चमत्कारों की जांच करने और उनकी समझ के लिए एक समूह बनाने का प्रयास किया था। वहां पे वो एक मिस्टिक थे जिनके पास जिनसे वो संबंधित थी, जिनके पास वो गई थी। उन्होंने उनको मना किया था कि नहीं, ऐसा कुछ प्रयास मत करो, किंतु उन्होंने प्रारंभ किया, किंतु वो संगठन 15 दिनों में ही असफल हो गया क्योंकि कोई योग्य और ईमानदार माध्यम नहीं मिला। एक्चुअली ये जो मीडियम्स होते हैं ये बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप के लोग होते हैं और ज़्यादातर ये ईमानदार नहीं होते और वफादार नहीं होते। वादा कुछ करते हैं और करते कुछ है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये जून 1873 में पेरिस में थी, तो वहीं पे उनको उनके मास्टर मौर्य का निर्देश मिला कि वो न्यूयॉर्क जाएं और 8 जुलाई 1873 को वे न्यूयॉर्क पहुंच गए। उस टाइम पे उनको आर्थिक परेशानी थी। जीविका के लिए उन्होंने सचित्र विज्ञापन कार्ड डिजाइन करती थी, सजावटी चमड़े का सामान बनाती थी, कागज के फूल और स्कार्फ आज बनाने लगी और एक दुकानदार था वहां पे जो उनके सामान को बेच देता था, तो वो उनको सहायता कर रहा था। इस तरह से उन्होंने शुरुआती साइन काटा। जुलाई 1874 में कर्नल आलकाट की
प्रेतात्माओं के बारे में अखबारों के लिए रिपोर्टिंग की रुचि हुई। ये ओल्ड डायरी लीव्स में बताते हैं कि अचानक उनको लगा कि मैंने बहुत दिन से कोई रिपोर्टिंग नहीं की, आत्माओं स्पिरिचुअल वर्क मैंने कुछ नहीं किया। तो अखबार में देखा तो अखबार में एक छोटी सी खबर छपी थी कि चिटंडन में कोई एक मटेरियलाइजेशन हो रहा है किसी प्रेत का। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं वहां जाऊंगा और उसकी रिपोर्ट लिखूंगा। तो न्यूयॉर्क के पास चिटंडन वर्माउंट में एडी फार्म हाउस में चमत्कार की रिपोर्टें आ रही थी। और वे एक एक न्यूयॉर्क का एक पेपर था डेली ग्राफिक्स, उसमें प्रकाशित करने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा उस घटना के बारे में वहां जाके। और वो आर्टिकल इतना था, कहीं पे अखबार ही नहीं मिल रहे थे, सब अखबार बिक गए थे। और वो अखबार वालों ने $1 का एक अखबार बेच रहे थे, जबकि वो था कुछ पेंस का मिलता था, सेंट्स। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क सन नामक समाचार पत्र से अनुबंध हुआ कि वो डेली की घटनाएं उस अखबार के लिए रिपोर्ट करेंगे। और उसके सिलसिले में वो फिर से गए वहां पे, और उनके साथ में एक चित्रकार भी था, जो चित्र बनाने के लिए फोटोग्राफर और चित्रकार, जो कि जो भी वहां पे दिखाई पड़ेगा उसके चित्र बनाएगा। और चिटंडन में ही उसी टाइम पे कर्नल ऑलकॉट से मैडम ब्लॉस्की की मुलाकात हुई, जिसका बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लगभग सभी थियोसॉफिस्ट इसको जानते हैं। एक रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात हुई। वो एक फ्रेंच महिला से बातचीत कर रही थी। जब वो महिला वहां से गई तो कर्नल ऑलकॉट ने भी फ्रेंच में उनसे बात करना शुरू कर दिया, और फिर सिगरेट एक दूसरे को ऑफर की। और उसके बाद फिर और चर्चाएं हुई। तो एचपी भी कहने लगी कि मैं ये कर्नल ऑलकॉट नाम के आदमी से बहुत डरती हूँ। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो मेरे बारे में भी छाप देगा। तो बोले तुम्हारे बारे में क्या छाप देंगे भाई, हम बिना पूछे किसी के बारे में कुछ नहीं छापते हैं। फिर जब उनकी रुचि पता लग गई तो दोनों की अच्छी पहचान हो गई और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। कर्नल ऑलकॉट ने उनमें से कुछ योग्यताओं को देखा, और उनमें कुछ योग्यताओं को देखा और प्राकृतिक तौर पर उनमें रुचि हो गई। एचपी भी उनको इस विषय में निर्देशित करने लगी, और दोनों का साथ साथ काम होने लगा। अनेक ऐसे चमत्कार जो इसके पहले भूत प्रेत से ही होते थे वो एचपीवी कर लेती थी। और अधिकांश स्पिरिचुअलिस्ट एचपीवी से उनके उसके कारण अप्रसन्न रहते थे, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिस्ट थे उनमें से कुछ तो जेन्युइन थे और कुछ जो थे फेक थे। वो कभी एक आध बार प्रेत आया होगा, बाद में वो ड्रामा करने लगे कि मुझे प्रेत आया है, क्योंकि वहां पे लोग जाते थे, सवाल पूछते थे लोगों से, फीस वो एंट्री फीस होती थी। जितने भी मीडियम्स होते थे वहां पे जिनको भूत आते थे, वो उनकी एंट्री फीस लगती थी, उनसे मिलने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते थे। तो सबकी कमाई हो रही थी, इसलिए एचपीबी से वो खुश नहीं थे, क्योंकि ये सबका पर्दाफाश करने वाली थी। 8 जुलाई 1874 को उनको अमेरिका की नागरिकता मिली, और ये नागरिकता अमेरिका में किसी रूसी महिला को पहली बार दी गई थी। अमेरिका की नागरिकता पाने वाली पहली रूसी यात्री थी वो। और एक और बीच में मैटर आया है कि उनका दूसरा विवाह हुआ। कोई एक सज्जन थे जो माइकल सी बैटेनली, उन्होंने जब अखबारों में उनके चमत्कार सुने तो वो उनसे मिलने के लिए आए, और उनसे मिल करके उन्होंने तुरंत ऑफर कर दिया कि आई वांट टू मैरी यू। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं मैरी नहीं करता। नहीं नहीं, मैरी कर लीजिए। और उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा जो है पैसा डाला। तो उनके साथ हमारे कुछ पूर्व कर्म बचे हैं भी, जिनको मुझे निपटाना जरूरी है।
और मास्टर्स का भी यही कहना है कि ये ख़त्म कर लो, नहीं तो आगे चल के दिक्कत देगा। इसलिए उन्होंने शादी के लिए हामी भर ली और उनका विवाह उनके साथ फिलाडेल्फिया के एक चर्च में हुआ। उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि वे अपना नाम नहीं बदलेंगी, नाम उनका वही रहेगा, ब्लेवेत्स्की। और दूसरी शर्त थी कि वो मेरे किसी काम में अड़ंगा नहीं डालेंगे। उन्होंने मान लिया और विवाह के एक दिन बाद वे वहाँ से अपने पति के घर से चली आई और उसके बाद वो वहीं पे एक दूसरा कोई मकान लेकर के किराए पे फिलाडेल्फिया में ही वो रहने लगी। और इसके बाद उन्होंने कर्नल ऑलकॉट को चिट्ठी लिखी कि आप एक आध महीने के लिए आप टाइम निकाल के यहाँ पे आ जाइए। अब तो वो गए वहाँ पे और फिलाडेल्फिया में उन्हीं के मकान में रहने लगे। कर्नल ऑलकॉट को उन्होंने तमाम सारे जो चमत्कार होते थे उनके कैसे होते हैं थ्योरेटिकली उनकी थ्योरी कुछ बताई उनको। और कर्नल ऑलकॉट को बताया कि ये उनको कुछ कार्मिक कारणों से करना पड़ा है और कुछ महीनों के बाद विवाह कानूनी रूप से समाप्त हो गया। 1873 में वे फिलाडेल्फिया में रह रही थी। जनवरी 1873 के अंतिम दिनों में फिलाडेल्फिया में उनके पैर में चोट लग गई और उनका एक स्पिरिट एजेंट या उसको कहिए कि पला हुआ प्रेत या जिन, जिसका नाम था किंग जॉन, वो रहता था हमेशा उनके साथ। गुरुदेव ने लगाया हुआ था उसको कि तुम इनकी रक्षा करोगे। तो उसने क्लेम किया कि मैं इनका पैर ठीक कर दूंगा और उसने ठीक भी कर दिया। और विश्राम न करने के कारण वो कष्ट फिर से हो गया और मई के महीने में वो पैरालाइज हो गई। सर्जन्स ने कहा कि इनके पैर काटना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सर्जन्स की सजेशंस का उल्लंघन किया। उन्होंने उपेक्षा की, उसको इग्नोर कर दिया। और फिर जॉन किंग ने क्लेम किया कि मैं इनको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। एचपीवी की धड़कन भी रुक गई, हार्ट चलना बंद हो गया, शरीर ठंडा हो गया, अकड़ गया, पैर दो गुना सूज गया था और काला पड़ गया था। सबने मान लिया कि वो मर गई, किंतु कुछ ही घंटों में सूजन समाप्त हो गई और वे रिवाइव हो गई। और ठंडी मिट्टी का पुलटिस बांधने से उनके वो जो चोट थी वो ठीक 2 दिन में ठीक हो गई। पैरों के पास एक सफेद कुत्ते का पिल्ला मिला था वहां पे उनके बिस्तर में। तो ये अखबारों में छप गई खबर कि ये कुत्ता कहाँ से आ गया और कुत्ते की कहानी पूरे फिलाडेल्फिया में फैली। और बाद में उस स्थान पर एक रेस्टोरेंट खुला जिसका नाम था व्हाइट डॉग रेस्टोरेंट। बाद में कर्नल ऑलकॉट को मास्टर सेरेपिस्ट के एक पत्र से मालूम हुआ कि वे एक दीक्षा के लिए किसी परीक्षा से गुजर रही थी और जून के अंत तक वे पूरी तरह ठीक हो गई। ये आप देखें यहाँ पे एक व्हाइट डॉग कैफे, बाद में एक रेस्टोरेंट खुला। उस रेस्टोरेंट का नाम रखा उन्होंने व्हाइट डॉग कैफे, क्योंकि वो जगह वो व्हाइट डॉग के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। और यहाँ पे एक आप चित्र भी देख रहे हैं जो बोर्ड में लगा हुआ है, इसमें एक सफेद कुत्ता है। ये फिलाडेल्फिया का सीन है। मई 1875 में उन्होंने अमेरिका में ही एक मैरेकिल क्लब की स्थापना की और उसका कार्य चमत्कारों का अध्ययन करना, जांच और प्रदर्शन करना था। प्रयास असफल रहा क्योंकि माध्यमों ने सहयोग नहीं किया। जो मीडियम्स थे जिनके माध्यम से उनको एक्सपेरिमेंट्स करने थे, उन्होंने उनसे कोऑपरेट करने से मना कर दिया और वे जांच के विरोध में थे। और इस तरह से वो मैरेकिल क्लब भी सफल नहीं हो पाया। 1875 की स्क्रैप बुक के अनुसार उन्होंने लिखा है कि भारत से ऑर्डर आया है कि एक फिलोसॉफिको रिलीजियस सोसाइटी की स्थापना की जाए और उसमें ऑलकॉट को चुना जाए। सितंबर 7 को लगभग 16-17 लोग
एसपीबी के कमरे में जॉर्ज एच फेल्ट का मिस्रियों, ग्रीकों और रोमनों के सिद्धांतों के खोए हुए अनुपात, इस टाइटल पे एक भाषण देना था उनको, और उसको सुनने के लिए लोग एकत्रित थे। सभी लोगों ने भाषण को उत्सुकता से सुना, और तभी कर्नल ऑलकॉट ने एक कागज के टुकड़े में लिखा कि क्या इसी प्रकार की खोज करने निर्माण न किया जाए। और उस कागज को एसपीबी को देने के लिए उन्होंने उसे डब्ल्यू क्वान जज को दे दिया, और जज ने उसको खिसका दिया मैडम को। जज ने जब उसे एसपीबी को दिया तो उन्होंने हामी में सिर हिलाया, यस ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अनेकों बैठकों में सोसाइटी का नाम और उसके नियम और पदाधिकारी चुने गए। कर्नल ऑलकॉट को अध्यक्ष, जीएच फेल्ट और डॉक्टर सेथ पेनकोस्ट उपाध्यक्ष, मैडम एच पी ब्लेवेस्की कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्रेटरी, डब्ल्यू जज को सोसाइटी का काउंसिल बनाया गया। और नवंबर 17 को सोसाइटी के निर्माण के 70 दिन बाद कर्नल ऑलकॉट द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम के नए संगठन का उद्घाटन भाषण हुआ, और औपचारिक रूप से इस हुआ, और इसी दिन हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। अब लामासिरी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि 1876 में दिसंबर 1876 से लेकर दिसंबर 1878 तक एचपीबी और कर्नल ऑलकॉट 302 वेस्ट 47वीं स्ट्रीट न्यूयॉर्क में आवास किया, और जिस आवास का नाम था लामाश्री रखा उन्होंने। थियोसॉफिकल सोसाइटी का यही अनौपचारिक मुख्यालय था, और ये अकल्टिज्म, कबाला, अध्यात्म, प्लेटोइज्म और चमत्कारों में रुचि रखने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। ये आप देख रहे हैं, ये लेआउट है उस घर का जिस घर में ये लोग रहते थे। एक बड़ा सा हॉल था, ड्राइंग रूम, और बाद में अनेक कमरे थे। इनके हॉल में आप जो देख रहे हैं चित्र, ये लगा हुआ था, और तो उन्होंने एसपीबी ने ही बनाया था इसको, और रंग के रूप में ये पत्तियों को, अलग अलग रंग की पत्तियां तोड़ के लाती थी और उनको चिपका चिपका के रंग डेवलप किए थे। ये कोई रंगा नहीं गया ब्रश से, ये रंग की पत्तियां चिपकी हुई है। ये वहीं पे रामाश्री में ही उनके एक चित्र लगा, दीवार में लगा था, तो उसका फोटो है। इसके बाद आईसी सनफील्ड का लिखना शुरू किया गया, और ये सबसे बड़ा, पहला और सबसे बड़ा साहित्यिक प्रयास था जो वैज्ञानिक और धार्मिक संस्थाओं में बढ़ते हुए भौतिकता के प्रति आलोचनात्मक प्रति संवाद सिद्ध हुआ। पुस्तक का लेखन 1875 में प्रारंभ हुआ था, और 1870 सितंबर 19 को 2 खंडों में इसका ये प्राचीन और आधुनिक विज्ञान और धर्मशास्त्र की मास्टर कुंजी है। इसकी सारी प्रतियां तुरंत बिक गई, और तब से अब तक इसके 18 दिसंबर को 1878 में 18 दिसंबर को 1878 में एचपीबी, कर्नल ऑलकॉट, एडवर्ड बिनरिज और रोजा बेट्स भारत के लिए रवाना हुई। यात्रा के बीच में, एक्चुअली इस बीच में एक घटना हुई थी। जब वो लामाश्री में थे तो एक दिन उनके कमरे के अंदर मास्टर मौर्य आए, और मास्टर मौर्य ने उनको समझाया कि देखो, ये अमेरिका की भूमि है, यहाँ पे अध्यात्म में किसी को रुचि नहीं है। हर आदमी भूत प्रेत के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, और जब आपने भूत प्रेतों की बातें करनी बंद कर दी तो ये लोग भी
इनका रुचि खत्म हो गई और यहाँ कोई नहीं आता और कोई मीटिंग भी नहीं होती। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सोसाइटी को इंडिया शिफ्ट कर दिया जाए। तो वैसे तो तैयार नहीं थे, लेकिन जब मास्टर खुद वहाँ पे प्रकट हुए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और एकदम लगा जैसे ईश्वर आ गए। तो उन्होंने हामी भर ली और उन्होंने कहा कि हम अगर लोगों को बताएंगे कि आप आए थे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो बोला मुझे मालूम है, इसीलिए मेरी पगड़ी टेबल पे आपकी पड़ी हुई है, ये दिखा देना उनको कि ये अमेरिका में कहाँ मिलेगी, ये तिब्बत से बनी हुई है, तो वहीं मिलती है और कहीं नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा अड्यार में कि मास्टर्स क्या कहते हैं उसको, मास्टर की जो पगड़ी है अ, वो अड्यार में जो हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग के ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ एचपी की रहती थी, वहाँ पे डिस्प्ले की जाती है सेंटेनरी के टाइम पे मास्टर्स टर्बन। तो वो पगड़ी वहाँ पे अमेरिका में छोड़ी गई थी और यात्रा बड़ी खतरनाक होनी थी और मास्टर मौर्य ने इनको आगाह किया था एचपीबी को कि रास्ता बहुत कठिनाई से गुजरेगा, बहुत सावधानी से आना, और वैसा ही हुआ। खासतौर से जब वो इंग्लैंड तक तो ठीक से आ गई, लेकिन जब इंग्लैंड से इंडिया के लिए रवाना हुई तो इस बीच में मौसम बहुत खराब हो गया और जहाज जो है तमाम सारा उलट पलट होने लगा और पानी भर गया जहाज के अंदर पूरा, लेकिन किसी तरह से वो पहुंच गए इंडिया। दो सप्ताह वो वहां पे जहाज रुका लंदन में, तो वो वहां पे लोगों से मिली और उसके बाद 9 जनवरी को वो बॉम्बे के लिए रवाना हो गए। 16 फरवरी 1919 को सॉरी 1819 को वे बॉम्बे पहुंच गए और अक्टूबर के महीने में उसी वर्ष उन्होंने द थियोसॉफिस्ट का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया और उसके बाद मिस्टर एपी सिनेट से मिलने इलाहाबाद आ गए, जो पायनियर समाचार पत्र के संपादक थे। उनका दूसरा दौरा 1880 में हुआ, जिसमें एचपीबी द्वारा अनेक चमत्कार किए गए और उसी दौरान उनको शिमला भी गए सब लोग मिलकर और शिमला में मिस्टर ह्यूम के घर में रहे और वहाँ भी वहाँ की जो कम्युनिटी थी शिमला में, बहुत सारे इंग्लैंड के लोग रहते थे, गवर्नमेंट वहीं पे हेडक्वार्टर था, तो उन लोगों से भी परिचय हुआ। 1880 में एचपीबी एक रूसी महिला थी और रूसी पत्रिकाओं में कहानियां लिखकर धन कमाती थी और ब्रिटिश सरकार को उनकी रूसी जासूस होने का संदेह था और इसीलिए भारत और श्रीलंका में उन्होंने आदेश दे रखा था कि इन लोगों की कार्रवाई पर नजर रखी जाए और इसीलिए वो जहां कहीं भी जाते थे तो एक जो है जासूस इनके पीछे लगा रहता और इससे वो बड़े परेशान थे कर्नल साहब। तो जब वो शिमला में थे तो उन्होंने प्रयास किया कि ये ऑर्डर वापस ले लिया जाए। तो पहले तो ऑर्डर वापस नहीं हुआ, फिर उन सज्जन का ट्रांसफर हो गया अधिकारी का, फिर जो दूसरा आया उसने वो एप्लीकेशन देखी तो तुरंत उन्होंने ऑर्डर वापस कर लिया। और उसी टाइम पे जब वो श्रीलंका में थे तो उन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया और वहाँ के जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट थे उन्होंने 1880 में उनको आमंत्रित किया और पंचशील का उच्चारण करके विजयानंद बिहार में बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। दिसंबर 1880 के अंत तक वे मुंबई के एक बड़े बंगले में निवास करती थी जिसका क्रूज नेस्ट नाम था और वहीं से सोसाइटी की सारी गतिविधियां संचालित होती थी। जुलाई 1882 में वे अपनी पहचान बदलकर सिक्किम के क्षेत्र में लगभग 15 मील अंदर तक प्रवेश किया और वहां के
वहां पे मास्टर एम और मास्टर के से मिली और उनके साथ 2 दिन रही। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये क्रोज नेस्ट का है, जो बॉम्बे में उनका हेडक्वार्टर था, कर्नल कार्ट और एसपी मिलर्स की। अप्रैल 1882 में दोनों संस्थापकों का मद्रास गमन हुआ और वे टी सुब्बा राव और अन्य लोगों से उन्होंने मुलाकातें की। मार्च 31 को एक प्रॉपर्टी देखना था, जो चेट्टियार वहाँ के राजा थे, उनका एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जो बिकाऊ था, अडयार नदी के बगल में। और उसी को टीएस का मुख्यालय बनना था भविष्य का। और उसको देखते ही एचपीबी ने घोषणा कर दी कि मास्टर्स चाहते हैं कि हम लोग इस जमीन को खरीद लें। 17 दिसंबर को चलकर कर्नल ऑलकॉट, कूलम्ब परिवार, दामोदर और कुछ अन्य लोगों के साथ वे 19 दिसंबर 1882 को अडयार पहुंच गए। 1883 में वे नीलगिरी पर्वत पर तोड़ा आदिवासियों के जीवन पर उन्होंने शोध किया, और जिस शोध का विवरण जो है वो उनकी पुस्तक पीपल ऑफ द ब्लू माउंटेन में प्रकाशित हुआ है। तो वो वहाँ पे ऊटी और या नीलगिरी पहाड़ भी गई थी। मार्च 1884 में एसपीबी और कर्नल ऑलकॉट यूरोप दौरे पे गए। वे फ्रांस, इंग्लैंड होते हुए जर्मनी गए और यहाँ उन्हें दामोदर के मावलंकर का एक संदेश आया कि क्रिश्चियन मिशनरियों ने एमा कूलम को प्रेरित करके उनसे एचपीबी पर आरोप लगवाया है कि उनके जो चमत्कार हैं, जो पे मास्टर्स के लेटर्स आते थे उनके थ्रू, वो फ्रॉड हैं, वो उन्होंने खुद लिखे। तो नवंबर 1884 में भारत के लिए वापस चल दिया और उनके साथ एक शायद बंदरगाह है कहीं, वहाँ से सीडब्ल्यू बीटर भी सम्मिलित हो गए और उसके बाद कायरा में उन्होंने हाल्ट किया। श्रीलंका में कर्नल ऑलकॉट उनके साथ थे, उनके साथ हो गए। वो कर्नल ऑलकॉट लंका में थे उस टाइम पे, और 17 दिसंबर 84 को वो अडयार पहुंच गए। 1874 में जब दोनों संस्थापक यूरोप में थे, तब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बना के गए थे वो, कि ये लोग कंट्रोल करेंगे यहाँ की स्थितियाँ हमारे एब्सेंस में। तो उनको एमा कूलम की जो हरकतें थी वो टॉलरेट नहीं कर पाए, जिसके कारण उनको अडयार से निकाल दिया गया और वे दोनों उनसे बदला लेने की धमकी देकर क्रिश्चियन मिशनरीज के पास चले गए, जो कि ताम्बरम नाम की जगह है मद्रास के पास में, जहाँ पे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है, वहीं चली गई। मद्रास लौटने के बाद एचपीबी ने मद्रास के पचेप्पा हॉल में खचाखच भरे सपोर्टरों की संबोधित करते हुए कहा कि आरोप पत्र एमा कूलम का लिखा हुआ नहीं है। इंग्लैंड में एक सोसाइटी हुआ करती थी, रॉयल सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च। उन्होंने एक युवक रिचर्ड हडसन को चमत्कारों की जांच करने के लिए अडयार भेजा और उनका बड़ा स्वागत किया गया। कर्नल ऑलकॉट वगैरह ने उनको बड़ी फ्रेंड की तरह ट्रीट किया, किंतु एम्मा और उनके पति द्वारा उन्हें विश्वास दिलवाया गया कि महात्मा पत्र एचपीबी के द्वारा लिखे गए हैं। और जून 1885 में हुई सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च की बैठक में एक 200 पेज की रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की और घोषणा की कि मैडम ब्लेवस्की संसार की सबसे बड़ी गिफ्टेड, चतुर और रोचक ड्रामेबाज हैं। बाद में एक अनुसंधान में जो डॉक्टर वर्नॉन हैरिसन, फोर्जरी विशेषज्ञ, और वाल्टर ए कैरिथर्स ने किया था,
उसे सिद्ध हुआ कि हडसन की रिसर्च गलत और पक्षपातपूर्ण है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, एडम ब्लोस की नहीं थी। ख्याति में बहुत हानि हुई, उनकी ख्याति में बहुत हानि हुई। फिर भी आगे के वर्षों में एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में और अधिक उत्पादक हो गई हो। 1885 में अड्यार में वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उनके मरने की भी संभावना थी। मास्टर एम अपने हाथों से उनका हाथ लेकर उनकी मृत्यु से वापसी की और असमर्थता के कारण मार्च 1885 में इन्होंने करस्पॉन्डिंग सेक्रेटरी पद से त्यागपत्र दे दिया। उनको यूरोप भेज दिया गया, यदि वे इसका विरोध कर रही थी। मास्टर केस ने लिखा है एपिसिनेट को कि 3 कारणों से उनका त्यागपत्र मान लिया गया है। पहला ये कि टीएस को चमत्कारों से दूर रखने के लिए जो फ्रॉड का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि चमत्कार जो हैं उसी की वजह से लोग गलत सलत आरोप लगाते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो चमत्कारों से दूर रखो, प्योरली अध्यात्म चलना चाहिए। और दूसरा ये कि सोसाइटी की भलाई इसी में है कि उसे घृणा से बचाया जाए, पब्लिक की घृणा से, क्योंकि एचपीबी को दोष लग गया था, सब लोग उनको घृणा करने लगे थे, तो वहां रहती तो उससे सोसाइटी को भी नुकसान होता, इसलिए इनको ये ढांचा रखो। और तीसरा ये कि उनके स्वास्थ्य को फिर से ठीक करने के लिए, ताकि वे कुछ और समय तक चल सके। मार्च 1885 में कोई बाबा जी थे, डॉक्टर हार्ट्समैन और मैरी फ्लिंस के साथ वे भारत चली गई। कुछ समय के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और वे अपनी अगली पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन को सिस्टमेटिक ढंग से लिखना प्रारंभ किया। भारत आने के कुछ ही दिनों के बाद एचपीबी ने थियोसॉफी पर एक नई पुस्तक लिखना प्रारंभ कर दिया था, जिसका बाद में नाम द सीक्रेट डॉक्ट्रिन पड़ा। वे सीक्रेट डॉक्ट्रिन को द थियोसॉफिस्ट में मासिक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित करना चाहते थे, किंतु वह उनके दौरों, बीमारी और कूलम केस के कारण संभव न हो सका। पुस्तक को लिखने लगी और मास्टर एम और मास्टर केच उनकी सहायता करने लगे, और तभी उन्हें लगा कि केवल आइसिस अनवील्ड ही का नया वर्जन बनेगी ये रिपोर्ट। लेकिन बाद में पता लगा कि ये हडसन की रिपोर्ट के बावजूद भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की इतना प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगी जो कि सोसाइटी को सही सिद्ध कर देगी। 1886 की सर्दियों में पहले खंड की पांडुलिपि उन्होंने अड्यार भेज दी थी। वहाँ ही शेट्टी सुब्बाराव को पढ़कर हिंदू दर्शन के अनुसार आवश्यक सुधार करना था, किंतु उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर भी इसका पहला खंड अक्टूबर 1888 में और दूसरा खंड उस वर्ष के अंत तक प्रकाशित हो गया, और प्रकाशित करने वाली वही इंग्लैंड की एक कंपनी बनाई थी, थियोसॉफिकल पब्लिशिंग कंपनी नाम से, उसने प्रकाशित किया। एचपीबी की स्वास्थ्य समस्या के पहले लोग उनको लंदन जाने का आग्रह करने लगे। उन्होंने कहा कि उनकी पुस्तक को छापेखाने में सहायता के लिए लंदन में उन्हें अनेक युवक मिलेंगे। वे मान गई और उनको अस्वस्थ किडनी और पैरालाइज्ड पैर के साथ लंदन भेज दिया गया। उस टाइम पे वो पहले इटली में गई और उसके बाद बेल्जियम में रही, बेल्जियम से फिर लंदन चली गई। 1887 में वे लंदन आ गई थी, जहां उन्हें कुछ युवक उनको सहायता करते थे। ये लंदन का एक फोटोग्राफ है जहाँ पे वो कुछ पुस्तक पढ़ रही है। लंदन पहुंचने के बाद एक लॉज खोला गया जिसका नाम ब्लैवस्की लॉज रखा गया, और तभी लूसीफर भी प्रारंभ हुई थी। एक पत्रिका को छापना शुरू किया जिसका नाम था लूसीफर। उसकी संपादक एचपीबी और क्लारा एम कार्ड थी। एचपीबी के लेख
इसमें नियमित रूप से प्रकाशित होते थे और सीक्रेट डॉक्ट्रिन के प्रकाशन के बाद लोग उनसे मिलते रहे। तभी ट्रांजैक्शंस ऑफ द ब्लेवस्की लॉज और द सीक्रेट डॉक्ट्रिन कमेंट्रीज भी प्रकाशित हुई। तभी द की टू थियोसॉफी के विषयों की रूपरेखा भी तैयार हुई। अक्टूबर 1888 में उनके अनुयायियों की मांग पर कर्नल ऑलकॉट ने एसोट्रिक सेक्शन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी की घोषणा की और जिसकी हेड एचपीबी बनाई गई। 1890 में इस सेक्शन का एक इनर ग्रुप बनाया गया जिसकी बैठकें एक अलग कमरे में होती थी। पहले ये सीक्रेट सोसाइटी नहीं थी, खाली इनर ग्रुप सोसाइटी वो जो था वो सीक्रेट था। जुलाई 1889 में विश्राम के लिए फाउंटेन ब्लू नाम की जगह थी फ्रांस में, जहां वे गई और वहीं पर उन्होंने वॉइस ऑफ द साइलेंस की रचना की। और इसी अवधि में उनसे मिलने हर्बर्ट बेरोस और एनी बेसेंट गई और एनी बेसेंट ने बताया कि ये पुस्तक उन्होंने बिना किसी साहित्य का सहारा लिए लिखी है। अप्रैल 1891 में लंदन में इन्फ्लुएंजा की एक गंभीर महामारी फैली थी। इसमें 19 एवेन्यू रोड पर पूरा स्टाफ प्रभावित हो गया था और 25 अप्रैल को एचपीबी को तेज बुखार हुआ और 30 अप्रैल को उनके गले में फोड़ा हो गया और उसके बाद उनकी ब्रोंकियल ट्यूब में एक और फोड़ा हुआ और वे अधिक कमजोर होने लगी। मई 6 को कुछ ठीक हुई, यद्यपि वे कहती थी कि उनको लग रहा है कि अब वे मर रही हैं। दिसंबर 8 मई को 11 AM पर उनकी हालत अधिक खराब हो गई और 2:25 पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय नर्स और इनर ग्रुप के अनेक सदस्य वहां मौजूद थे और कॉन्स्टेंस वास्टमिस्टर उनकी बहुत अच्छी सहेली थी और इसाबेल कूपर ओकले उनके मरने के कुछ देर बाद उनके पास पहुंची थी। उन्होंने निर्देश छोड़ रखे थे कि उनकी बॉडी पर कोई परेड या कोई अन्य प्रकार का प्रदर्शन न किया जाए। उनकी बॉडी वर्किंग क्रेमेटोरियम जो सूरी में है वहां क्रिमेट की गई और जीआरएस मिड यूरोपियन सेक्शन के महासचिव और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने एक छोटा सा वक्तव्य दिया। उनकी भस्म उनके कमरे में रख दी गई थी। कर्नल ऑलकॉट को उनकी मृत्यु की सूचना 10 मई को मिली। 9 मई को यूरोपियन सेक्शन का अधिवेशन लंदन में हुआ और मिस्टर जज ने एक प्रस्ताव रखा कि एचपीबी मेमोरियल फंड बनाया जाए। कर्नल ऑलकॉट ने प्रस्ताव रखा कि एचपीबी के अवशेषों को बांट दिया जाए। उनकी कुछ अवशेष अडयार के हेडक्वार्टर्स भवन में बनी कर्नल ऑलकॉट और एचपीबी की मूर्तियों के बगल में गड़ा गया था। देखा होगा आप लोगों ने, ये वाली फोटो वही की है हेडक्वार्टर्स हाउस की, जो अडयार का हेडक्वार्टर्स भवन है वहाँ पे ये मूर्ति लगी हुई है। इसी जगह पे एचपीबी की जो है एशेज जो है वो गाड़ी गई है। थैंक यू वेरी मच सर। यही पे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अब आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए उसको, जो प्रेजेंटेशन है। नीचे स्टॉप शेयरिंग ये आ रहा है ब्रदर, इसको कर दीजिएगा। ब्रदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया और विस्तार पूर्वक आपने हमारे को एचपीबी की पूरी लाइफ के बारे में बताया। बहुत सारे छुपे पहलू थे जो हमारे कई मेंबर्स को पता नहीं होंगे, तो उनको एक बहुत डिटेल्ड जानकारी मिली। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से
अगर कोई प्रश्न, कोई जानकारी और डिटेल में चाहिए तो आप कृपा करके पूछें। फोटो बड़ी धूमी आ रही, क्या करना, लगता है धूल जमा है हमारे लेंस में। आप ब्रदर अपना जो ये जो स्क्रीन शेयरिंग है ना, नीचे वहाँ पे स्टॉप शेयरिंग को क्लिक कर दीजिए, ताकि वो जो है फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा। हमारे अच्छा अच्छा। जो मेंबर्स हैं जो अभी अटेंड कर रहे हैं, किसी को कोई, जी बिल्कुल बिल्कुल हो गया, जो मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं हमारे, किसी को कोई सवाल या कोई कमेंट करना है, कोई एडिशन करना है, तो मोस्ट वेलकम। अपने आप को अनम्यूट करके ज़रूर बोल दीजिए जो बोलना चाहिए। राजीव जी, जी जी। बस मैं श्याम सिंह जी का एक धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत बढ़िया से, और जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है और बहुत ही बारीकी से, मतलब एक एक चीज़ को ईयर वाइज, इनफैक्ट डेट वाइज, बहुत ही बढ़िया बना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। बस यही कहना। जी धन्यवाद धन्यवाद। हेमंत जी आपने सही कहा। नॉर्मली जब हम लोग पढ़ते हैं एचपीवी के बारे में, तो इतना उनका मूवमेंट रहा है लाइफ के अंदर, कभी इधर कभी उधर, तो कंफ्यूजन होता है कि किस टाइम पे वो कहाँ जा रही थी, कब मिल रही थी, किससे मिल रही थी, क्या बोल रही थी, क्या ट्रैवलिंग थी उनकी। बहुत बढ़िया तरीके से ब्रदर गौतम ने हमारे को एक क्रमश है, एक पूरे सीक्वेंस में उनकी लाइफ के बारे में बताया। बिल्कुल आपने सही कहा। और कोई ब्रदर हमारे कुछ सिस्टर को याद करना चाहेंगे? श्याम सिंह जी से एक चीज पूछना था कि सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कई बारी अगर उसको देखा जाए ना, तो उसको प्योर इंग्लिश नहीं कहा जा सकता। कई बारी इंग्लिश में भी कैसे टर्म्स यूज किए हैं और कोई दूसरी टर्मिनोलॉजीज हैं या लैंग्वेज का काफी इस्तेमाल किया गया है, तो नहीं जिस देखिए, मुझे ऐसा लगता है आप उस वजह से उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, एक चीज आप समझ लें कि ये जो पुस्तकें हैं सीक्रेट डॉक्ट्रिन और आईसी सनवील्ड के बारे में जो कर्नल अलकॉट ने डायरी में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि 15 जो एडेप्ट्स थे उनको आके लिखते देखा उन्होंने। मतलब उन्हीं की बॉडी में, एसपीबी की बॉडी से 15 एडेप्ट्स की जो जब आते थे तो उनकी जो चेहरे की लुक है वो चेंज हो जाती थी, किसी किसी हद तक उनकी भंगिमा बदल जाती थी, और वो लोगों की भंगिमा पहचानते थे कि इस समय फला मास्टर काम कर रहे हैं, इस समय वो हैं जो कल आए थे, इस तरह से। तो इतने लोगों की जानकारी, इतने महात्माओं की जानकारी इन किताबों में भरी हुई है, और उनका ज्ञान जो है वो आप जानते हैं कि वो ओमनी प्रेजेंट है, वो कहीं भी जाके कहीं भी कुछ देख लेते हैं और लिख देते हैं। तो नाम के लिए सब एचपीबी का है, लेकिन इसमें बहुत बहुत ही अनंत ज्ञान है जो कि आप ये समझिए कि कोई आज तक समझ नहीं पाया। यहाँ तक कि अमेरिका के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आए और उन्होंने कहा नहीं ये तो यार क्या लिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और ये इतना ज्ञान कहाँ से इनके अंदर आ गया, वहाँ तो कहीं भी नहीं है। तो आप देखें कि जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन है या आईसिस अनवील्ड है, उसकी जानकारियों के लिए असली में जिम्मेदार एडल्ट्स हैं ये, और ये पुस्तक ही मुख्य रूप से आनी थी जिसके लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारियों को मना लिया था, गुरुदेवों ने, कि वो ये ज्ञान जो अभी तक सीक्रेट रखा गया है उसको दुनिया को दिया जाए इस हद तक। और वो लाने के लिए उनको मालूम था कि कोई मीडियम चाहिए, और उस मीडियमशिप के लिए केवल एक ही व्यक्ति वर्ल्ड में उस टाइम पे मौजूद था, और वो थी एचपी ब्लस्की। उनको सिलेक्ट किया गया, और वो मास्टर्स की मीडियम थी, और मास्टर्स ने उनके बॉडी पे आकर ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए उन किताबों को वो संसार की किसी भी लाइब्रेरी में कोई पुस्तक रखी हुई है तो उसका रेफरेंस दे देती थी वो, और लिख देती थी कि उसके फला नंबर पेज पे लिखा हुआ है, अगर कोई चैलेंज करना चाहो तो कर ले, और वाकई में वो मिलता था वैसे जैसा होता था। तो इस तरह की जानकारियां थी उसके अंदर।
जी धन्यवाद। जी एक्चुअली वो जो पुस्तक है सीक्रेट डॉक्ट्रिन हुई, आईसिस अनवील्ड हुई, इनको तारतम्य से पढ़ पाना बहुत कठिन काम है। लेकिन इसमें आधी किताब तो खाली कन्विंसिंग में लगी हुई है कि ईस्टर्न रिलीजन, ईस्टर्न नॉलेज इज ग्रेट, ये वेस्टर्न्स को बताने के लिए। और ये सारा कुछ हम लोगों के लिए बेकार होता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता कई बार वही बातें सुन सुन के कि ये इम्पोर्टेंट है, ये है, वो है, ईस्ट की बातें। तो इंडियंस तो ऑलरेडी उस पर विश्वास करते हैं ईस्ट पे, तो इसलिए उनको उसमें रुचि नहीं आती है, इसीलिए हम लोग और नीरस हो जाते हैं उनके आर्गूमेंट से। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर हेमंत। उसमें लिखा भी है एचपीवी ने कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। प्लस जैसे अभी ब्रदर ने बताया कि रेफरेंसेस दिए गए हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर से, हिंदू लिटरेचर से, तो वो जो रेफरेंसेस जब देते हैं तो उसी टर्म्स के अंदर बताए जाएंगे। कोशिश तो उन्होंने करी उसको एक्सप्लेन करने की, मगर मुश्किल तो है उसके अंदर। मगर आप पढ़िए, और जो हेल्प करने वाली जो चीज़ें हैं सीक्रेट डॉक्ट्रिन को पढ़ने के लिए मदद करती हैं, ऐसे और भी कई किताब हैं, उनको भी आप देखिए और कोशिश करिए ज़रूर। हमारे पास हरबंस जी भी हैं, हरबंस सिंह जी भी हैं, जो कि स्टूडेंट रहे हैं काफ़ी लंबे सीक्रेट डॉक्ट्रिन के। अगर हरबंस जी कुछ इस पर अपना कुछ व्यू रखना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम हरबंस जी। बोले सर। मेरे ख्याल से जब तक हरबंस जी अगर सोचते हैं आने का, तब तक कोई और ब्रदर, मैंने देखा था सनत कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे थे, तो अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं सनत कुमार जी। जी सर, नमस्कार। मैं केवल धन्यवाद देना चाह रहा था, बहुत अच्छी जानकारी, रोचक जानकारी दी। सर यह जी सौभाग्य हमारा कि ज्वाइन किया हमने। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप सीक्रेट डॉक्ट्रिन को पढ़ रहे हैं तो कोई इम्पोर्टेंट विषय एक एक आदमी को दे दीजिए, और उस विषय की उस पुस्तक में वो अलग अलग जगह पे सर्च करे, और उसके बारे में जितना लिटरेचर है वो एक टॉक में आ सकता है। इस तरह से आप विषय वाइज कवर करेंगे तो पढ़ने में आसानी भी रहेगी, रुचि भी आएगी। धन्यवाद, थैंक यू सनत कुमार जी, थैंक यू आपके अप्रिसिएशन का। हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं जिस तरीके से आज ब्रदर गौतम जी ने बताया है। और कोई मेंबर कुछ कमेंट करना चाहेगा? सुषमा जी आप हैं, सुषमा जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, और ऑफर करता हूँ कि कभी भी किसी भी विषय पर आप चर्चा चाहते हैं तो हमको फिर से मौका दें, और हम हमेशा इसके लिए तत्पर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल आपको हम ज़रूर बुलाएंगे दोबारा शंकर लॉज के अंदर। और मेरे ख्याल से और कोई मेंबर अब कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है, तो मैं आज की मीटिंग समाप्त करता हूँ यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness, ओ हिडन लव एम्ब्रेसिंग ऑल इन oneness, may each who feels himself as one with thee may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. he is also one with every other. थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।